डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल जन संसाधन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल मैंने आपको जल संसाधन और जल के स्रोतों के बारे में बताया था और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए कल की क्लास जहाँ समाप्त हुई थी, आज हम लोग उसके आगे से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जल दुर्लभता और जल की कमी के कारण तथा उससे निवारण के विभिन्न उपाय। तो आज सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं जल दुर्लभता से। तो ये जल दुर्लभता क्या है? तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना जल दुर्लभता कहलाता है। अर्थात जितनी जल की मांग है उतनी पूर्ति न हो पाए तो इसे हम कहते हैं जल दुर्लभता या जल की कमी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ठीक है ना? तो ये कारण क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? तो जल की कमी जो है मौसम और वार्षिक वर्षा में भिन्नता के कारण होती है। याद रखिएगा, अर्थात कभी वर्षा ज़्यादा हो गई, कभी वर्षा कम हो गई, तो लोगों को ज़्यादा उपयोग की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन उनको वर्षा या पानी नहीं मिल पाया पर्याप्त, इसीलिए उन्हें जल आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं जल दुर्लभता। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जलाभाव या जल की कमी के कारण। तो जलाभाव या जल की कमी के कुछ कारण दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग कम से कम 4 या 5 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि ये पहला पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? अधिकांश जल की कमी अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के जल के असमान वितरण के कारण होती है। याद रखिएगा, मतलब जल का अत्यधिक प्रयोग, अर्थात अगर आप एक दिन में 20 लीटर पानी में अपना पूरा काम चला सकते हैं तो आप 20 नहीं, 20 की जगह आप 50 यूज करते हैं, क्योंकि आप उसमें 30 लीटर पानी वेस्टेज के रूप में गिरा देते हैं। तो ये आप है जल का अधिकांश प्रयोग। उसके बाद कहा गया समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, अर्थात कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर एक बॉटल भी पानी लोगों को नसीब नहीं होता है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लोग मोटर चलाकर आधे घंटे तक स्नान करते हैं। ठीक है? तो ये भी कहा गया कि विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण जल की कमी होती है। दूसरा पॉइंट आप इसका नोट डाउन करिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी होती है, क्योंकि घरेलू कार्यों में जल अधिक उपयोग होता है। सीधी सी बात है। जैसे आपके यहाँ अगर 2 व्यक्ति हैं तो दोनों लोग नहाने के लिए एक एक बाल्टी पानी यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ 5 व्यक्ति हो गए तो वो नहाने के लिए 5 बाल्टी पानी यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें जल का उपयोग अत्यधिक हो जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की कमी होगी ही, क्योंकि जल तो बढ़ नहीं रहा है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, याद रखिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, और कृषि के लिए तो सिंचाई का विशेष रूप से आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, बिना सिंचाई के कृषि नहीं होती है, क्योंकि बारिश तो हमेशा हर मौसम में होने वाली नहीं है, इसीलिए आपको अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक जलाभाव का अर्थात जल की कमी का कारण है। तो सबसे पहला जल का अत्यधिक प्रयोग और जल का असमान वितरण जल की कमी का कारण है, और अत्यधिक जनसंख्या भी जल की कमी का कारण है, क्योंकि घरेलू कार्यों में अधिक उपयोग होता है। आप इस पॉइंट को ऐसे लिखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद कृषि जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसके लिए सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो कि जलाभाव या जल की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। ठीक है ना? अगला देखिएगा, यहाँ पे बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण भी जल की कमी के लिए जिम्मेदार है। कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? बहुत से भारी उद्योग जो हैं या बहुत से उद्योग जो हैं भारी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं, भारी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, पानी वाले विद्युत स्टेशन जहाँ पर पानी से बिजली पैदा की जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तब जाके बिजली पैदा होती है। लेकिन ये तो है कि वहाँ से पानी का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। वहाँ का पानी आगे जाकर फिर से यूज हो जाता है। और जल प्रदूषण भी जल की कमी का एक कारण है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों?
क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जल तो बहुत सारा है, लेकिन अगर वो प्रदूषित जल है तो आप उसे पी नहीं सकते हैं, तो भी आप कहेंगे हमारे यहाँ जल की कमी है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ बताया गया है कि एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार कुछ बड़ी नदियाँ और छोटी नदियाँ भी जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिले, पहला देखिए आप, जल के अधिक प्रयोग और असमान वितरण के कारण जल की कमी होती है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण भी जल की कमी होती है, और बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए जो कृषि बड़े पैमाने पर होती है उसके लिए भी अधिक मात्रा में जल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो भी जल की कमी का कारण बनती है। और बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और शहरीकरण भी जल की कमी के लिए जिम्मेदार है। आप इतने पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा छोटे छोटे करके, ठीक है। जैसे आप इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर सकते हैं, आगे आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप नोट कर सकते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए बड़ी पैमाने पर कृषि की जाती है और शुष्क मौसम में अधिक जल की आवश्यकता होती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें तो आप पूरा नोट कर लीजिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ऊपर वाले में आप पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया जलाभाव या जल की कमी के कारण। यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है कि जल संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो जल संसाधन के प्रबंधन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो जल है उसको किस प्रकार उचित तरीके से उपयोग किया जाए कि किसी को भी जलाभाव की समस्या का सामना न करना पड़े। याद रखिएगा, जल संसाधन के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं कि जल का इस प्रकार उपयोग कि सभी को उचित मात्रा में जल का प्रबंध हो सके, अर्थात सभी के लिए उचित मात्रा में जल का प्रबंध हो सके। तो क्या कहा गया कि जल की समस्या जो है इसको दूर करने के लिए, याद रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। तो सबसे पहले ये बात उठती है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल हमारे लिए यही बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना लिखा हुआ है, तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, फिर हम आएंगे भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेकर। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना आखिर है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनसे एक ही समय में बहुत से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। तो आप नाम से ही स्पष्ट है ना कि बहुउद्देशीय, जिसके उद्देश्य बहुत सारे हैं। याद रखिएगा, इसको किसी एक उपयोग के लिए नहीं बनाया जाता है, इसको जब बनाया जाता है तो इसके बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। जैसे इससे सिंचाई भी की जाती है, इससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, और इससे बाढ़ का नियंत्रण भी किया जाता है, और इससे जलाभाव को भी दूर किया जाता है, अर्थात जल की कमी को भी दूर किया जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इन परियोजनाओं को हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जो एक ही साथ में बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। इनके उद्देश्य निम्न प्रकार होते हैं, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल की कमी को पूरा करना, जल परिवहन का विकास करना, आदि आदि आदि। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले आप ये परिभाषा लिखिएगा, क्या, ये ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनसे एक ही समय में बहुत सारे उद्देश्य पूरा किए जा सकें, जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि, क्या कहलाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनको बनाने का उद्देश्य क्या था, आप इनको बनाना क्यों चाहते हैं। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको सामने स्लाइड में दिख रहा होगा, नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य, याद रखिएगा। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो आप इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहली बात तो बाढ़ पर नियंत्रण करना, उसके बाद सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए नदी बहती हुई जा रही है, अभी इस एरिया में पानी चाहिए, तो यहाँ से एक नहर खोद कर बना देते हैं और यहाँ पर एक बांध बना देते हैं, जिससे पानी यहाँ पे रुकता है और इसके रास्ते इधर निकल जाता है, फिर उसके बाद पानी को इधर छोड़ दिया जाता है कुछ मात्रा में। ये बात को ध्यान दीजिएगा, जिससे कुछ पानी इधर चला जाता है और बाकी पानी आगे चला जाता है। तो नहरों का भी निर्माण यहाँ से हो जाता है। उसके बाद जल शक्ति का उत्पादन,
जल परिवहन का विकास करना। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बांध बना देंगे तो यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक रुक जाएगा, और जब पानी ज़्यादा ऊपर तक रुक जाएगा तो इसमें पानी की जहाज़ें चलाने के लिए अनुकूल हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ से सस्ती बिजली भी प्राप्त की जाती है, जिससे इसका औद्योगिक विकास भी होता है। अर्थात सस्ती बिजली का मतलब क्या है कि बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं, वहाँ से पानी को ऐसे गिराया जाता है तेज से, और नीचे एक टरबाइन लगा दिया जाता है, वो टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। तो ये उसके उपयोग हो गए, उद्देश्य हो गए, सॉरी। तो कौन कौन से आप लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा, आप नहरों का निर्माण करना लिखिएगा, जल परिवहन का विकास करना लिखिएगा, और बिजली उत्पादित करना लिखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ और दिए गए हैं, जैसे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने में, याद रखिएगा मत्स्य पालन को बढ़ावा भी मिलता है। कैसे? मान लीजिए नदी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ से रोक के बना लिए, बगल में एक जलाशय बना लिए, यहाँ पर मछली का पालन कर लिए। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद सूखे क्षेत्रों में जल को भेजना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी सूखे मतलब सूखा पड़ गया है, तो यहाँ से पानी नहर के द्वारा उसके पास पहुँचाया जा सकता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के द्वारा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और दलदली भागों को सुखाकर उनको उपयोगी बनाना, सीधी सी बात है, जहाँ पर पानी ज़्यादा रुक रहा है वहाँ का पानी दूसरी जगह भेज देंगे तो वे सूख जाएंगे और हमारे लिए उपयोगी हो जाएंगे। ठीक है ना? ये सब चीज़ें इसके उपयोग में आती हैं। अन्य उपयोग भी हैं, आप इनको देख सकते हैं, ज़्यादा आपके लिए उपयोगी नहीं है। उसके बाद देखिए इनका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है, मतलब ये हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार से हैं, लाभदायक किस प्रकार से हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि लिखा हुआ है, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा का स्वच्छ, धुआं रहित और प्रदूषण मुक्त साधन है। अर्थात नदियों पर बांध बनाकर जब हम विद्युत का उत्पादन करते हैं तो वहाँ से प्रदूषण में कमी आती है। याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ बिजली बनती है अधिक मात्रा में वो कोयले से बनती है, जो कोयले को जलाकर बनाई जाती है। और जब कोयला जलता है तो CO2 छोड़ता है, जिससे बहुत मात्रा में प्रदूषण होता है। तो अगर इससे करते हैं तो ये प्रदूषण नहीं करता है, याद रख लीजिएगा आप। फिर आगे क्या कह रहा है कि बांध बनाकर जल की तीव्रता को रोक दिया जाता है, जिससे बाढ़ नहीं आती है और मिट्टी का संरक्षण भी हो जाता है। ये बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि नदी कहीं बार बार जाके टकराती है तो वहाँ की मिट्टी को काट देती है, जिससे मृदा क्षरण भी हो जाता है, मृदा अपरदन भी हो जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं, जिनमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, और इन बांधों का जल का प्रयोग गर्मी में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ। वहाँ पे उद्देश्य था, यहाँ पे लाभ था। अभी मैं आपको इसकी हानि भी दिखा रहा हूँ कि इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पहले इसमें कम से कम आप 5 पॉइंट नोट करिए। क्या नोट करेंगे आप? यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन होता है, जो कि ऊर्जा का एक प्रदूषण मुक्त साधन है, और यहाँ से जल की तीव्रता को रोक देते हैं, जिससे बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। ऐसे आप लिखिएगा, यहाँ से जल की तीव्रता को रोक देते हैं, जिससे बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। और नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं, और इन नहरों से जल का प्रयोग जो है गर्मी में सिंचाई के लिए होता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए परियोजना के तहत जो जलाशय बनाए जाते हैं, जलाशय अर्थात जहाँ पे बांध बनाते हैं तो बांध के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसे जलाशय कहते हैं। वहाँ पर मछली पालन भी किया जाता है। अभी आप जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर नदी घाटी परियोजना के पास कोई ना कोई जलाशय जरूर बनाया गया है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पीने योग्य पानी की व्यवस्था भी यहाँ से की जाती है, और सस्ती बिजली की आपूर्ति भी यहाँ से होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपके 5 पॉइंट यहाँ से हो गए हैं, आपके लिए ये उपयोगी पॉइंट हैं जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ में आते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की हानि क्या है। ठीक है, प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से दिखाया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से इसमें कहा गया ना कि एक समय में बहुत सारे लाभ होते हैं, अर्थात बहुत सारे उद्योगों के या उद्देश्यों के लिए ये प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे सिंचाई के लिए, नौका परिवहन के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं। इनसे बाढ़ रोकने में मदद मिलती है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट आया, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दामोदर नदी हर साल बाढ़ से वहाँ पर बहुत कुछ बर्बाद कर देती थी, परंतु वहाँ पर बांध बनाकर, दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा बांध बनाकर आने वाली बाढ़ को संभावित रूप से कम कर दिया गया है,
जिससे बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। तो बाढ़ को रोकने में भी यहाँ से सहायता मिली है और जल संग्रहण और भंडारण में भी इससे सहायता मिलती है, जिससे सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये इसके उपयोग थे, लाभ थे। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे होने वाली हानियाँ क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बांधों के कारण अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ गई है। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति हो गई थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं हो रही थी। अर्थात जो अमीर थे उनके यहाँ पे जलापूर्ति अधिक कर दी गई थी, लेकिन जो गरीब थे उनके यहाँ पे जलापूर्ति नहीं की गई थी। इसीलिए ये हानि भी होती है। इस किसान उपद्रव करने लगे थे, संघर्ष होता है, हिंसा बढ़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में ज़्यादा पानी जमा होने के कारण वे बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने ये नदी बहती जा रही थी और यहाँ पर खूब बड़ा सा बांध बनाकर इसके पानी को रोक दिया, लेकिन अचानक बहुत तेज़ वर्षा हो गई जिससे वहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया और ये बांध उसको रोकने में असफल हो गया और ये बांध टूट गया। तो जैसे ही बांध टूटेगा आगे पानी की धारा बहुत तेज जाएगी और जो कि भयानक बाढ़ का कारण बन जाएगी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने से यह जो प्राकृतिक उर्वरक है मैदानी भागों तक नहीं पहुँच पाता है। जैसा कि हमने बांगर और खादर पढ़ा हुआ था कि नदियों का जो बाढ़ आता है उसके साथ कुछ उपजाऊ चीज़ें भी आती हैं और वहाँ पे छूट जाती हैं, जिससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन जब आप बाढ़ के पानी को बांध बनाकर रोक देंगे तो वो उर्वरक और उपजाऊ चीज़ें वहीं पर बैठ जाएंगी और ऊपर से केवल पानी बह के जाएगा, जिससे उपजाऊ मिट्टी मैदानों तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ जाएगी। तो ये लिख सकते हैं आप कि इस परियोजना से भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है और ये कभी कभी भयानक बाढ़ का कारण भी बनती है। ये गरीब और अमीर वर्ग में सामाजिक दूरी को भी बढ़ाती है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पतियाँ और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में समाप्त हो जाती हैं, जो कभी रहती नहीं हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की हानि है। तो आप इसमें से कम 4 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिए कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है और उससे होने वाली हानियाँ क्या हैं। तो आपने आशा करता हूँ कि इन सब बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य ही कर लिया होगा। अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक क्विक रिवीजन, मतलब एक शॉर्ट नोट्स देखेंगे। इसके बाद इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। पहले कॉलम में मैंने नदी घाटी परियोजना का नाम लिखा है, दूसरी कॉलम में ये किस नदी पर बनाई गई है मैंने उसको लिखा है, और ये किस राज्य को इससे लाभ मिलता है मैंने इसको लिखा हुआ है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि परियोजना कौन सी है, किस नदी पर बनी है और किन राज्यों को इससे लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो कि किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, पंजाब में बना हुआ है। याद रखिएगा, आप इसको ऐसे ही सारणी बना लीजिए और लिख लीजिएगा। और किन किन राज्यों में इसका फायदा मिलता है, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। तो आप इस बात को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कि ये 235 मीटर ऊंचा एक बांध है। 235 मीटर ऊंचा एक बांध है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो आप इसको वहीं पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपसे ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो भारत का पहला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आपके नीचे ही दिख रहा है, टिहरी बांध, जो कि 260.5 मीटर, लगभग 261 मीटर भी कहा जाता है या 260 मीटर भी कहा जाता है।
इतना मीटर का ऊंचा है ये टिहरी बांध। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है ये? किस नदी पर है? भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। जैसे भाभी टिटिहरी याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा भाभी टिटिहरी, ठीक है ना। टिटिहरी किसको कहा जाता है? जो बहुत पतला सा होता है। टिटिहरी एक चिड़ई आती है, चिड़िया आती है, पतली सी होती है। तो इसको आप भाभी टिटिहरी याद कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। भागीरथी और भीलांगना टिटहरी, ये टिहरी बांध है, ठीक है ना, याद रखिए। कहाँ कहाँ पर है ये? जैसा कि उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को इसका फ़ायदा मिलता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को इसका फ़ायदा मिलता है। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। भाखड़ा नागल बांध के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कल विस्तार से देखेंगे तो और चीज़ों की बात करेंगे। यह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये गुरुत्वीय बांध क्या होता है। गुरुत्वीय बांध क्या होता है? तो गुरुत्वीय बांध वह बांध होता है जिसकी शक्ति उसके भार के कारण ही उत्पन्न होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है गुरुत्वीय बांध। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। गुरुत्वीय बांध वह बांध है जिसमें बाहरी भार के खिलाफ स्थिरता उस बांध के वजन से ही हासिल कर ली जाती है। जैसे कि एक बात समझिए कि देखिए, एक आदमी है या दो आदमी हैं, एक है इतना पतला सा आदमी, आप दौड़ते हुए गए, आपने उसको धक्का दिया तो वो पीछे भागेगा। तो अगर वो पीछे नहीं जाना चाहता है तो वो आप पर कुछ बल लगाएगा, वो कुछ बल लगाएगा। इसका मतलब वो आपको रोकने के लिए कुछ बल लगाएगा, अर्थात खुद बल लगाएगा, तब वो रोक पाएगा। लेकिन अगर एक बहुत मोटा सा आदमी 1-2 कुंटल का आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, आप दौड़ते जाएं, उसको जितना तेज भिड़ेंगे उतना तेज पीछे चले जाएंगे। उसको कुछ भी बल लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने वजन के कारण ही आपके भार को संभाल लिया, अर्थात आपके द्वारा लगाए गए बल को उसने रोक दिया। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो मोटा होने का फायदा भी मिलता है। वही बात यहाँ पे गुरुत्वीय बांध में कही जाती है, क्या कि इनको जो बाहरी भार के खिलाफ जो स्थिरता है इनके वजन से ही हासिल हो जाती है, अर्थात इन पर बाहर से कोई बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो भारी होते हैं ना, इसी से ये बाहरी भार को रोक देते हैं, अपनी ओर आने नहीं देते हैं, बांध को टूटने नहीं देते हैं। इसी बांध को कहा जाता है गुरुत्वीय बांध। और जो हमारा भाखड़ा नागल बांध है वो एक गुरुत्वीय बांध ही है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, दूसरे बांध के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि 260 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अगला देखिए आप, दामोदर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनी है। और कहाँ पर बनी है? झारखंड में बनी है। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होता है। निकलती है ये नदी झारखंड से और पश्चिम बंगाल में जाती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हुगली नदी में फिर जाके मिल जाती है। हुगली नदी जिसे कहा जाता है हुगली नदी, तो हुगली नदी में जाके मिल जाती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसे बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि इसके कारण बहुत बाढ़ आते थे, लेकिन अब इस परियोजना के द्वारा बाढ़ की संभावना को कम कर दिया गया है। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है नीचे, भारत का एक और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। तो सबसे पहले तो आप बात ये ध्यान में रखिए, ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, देखिए 3 सवाल आपको मिल गए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, याद कर लीजिएगा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, ये भी बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं छोटे छोटे फैक्ट्स और हैं। हीराकुंड जो है महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में, इससे फ़ायदा उड़ीसा को मिलता है। तो आप इनके नाम और राज्य जरूर याद रखिए। अभी मैं इनको आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि मैप में ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को फायदा मिलता है। इसको एक कोड के माध्यम से पढ़ा जाता है, कृष्ण अर्जुन अंधे। कृष्ण अर्जुन अंधे, कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन बांध है और अंधे मतलब आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए इसको कृष्ण अर्जुन अंधे नाम से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसको मऊ हीरा पढ़ सकते हैं, मऊ हीरा, मऊ हीरा, मऊ हीरा, महानदी उड़ीसा,
हीराकुंड, महानदी उड़ीसा, हीराकुंड। आप इस प्रकार से अपने हिसाब से कुछ कोड बना सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में बनाई गई है। इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को फायदा मिलता है। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसा मैंने आपको कहा ना कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो सिंचाई के काम भी आती हैं। तो यहाँ से देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? सतलज और ब्यास की। ये बात को इम्पोर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको ये बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कहा गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये कहाँ से अपना जल प्राप्त करती है? तो सबसे पहले तो जल इसको प्राप्त होता है पोंग नामक जलाशय से। पोंग, पोंग नामक जलाशय से, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। और ये पोंग जलाशय कैसे बना हुआ है? तो सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर एक हरिके बांध बनाया गया है। नाम है हरिके बांध, बैराज माने बांध ही होता है, याद रखिएगा। तो हरिके बांध बनाया गया है, उसी हरिके बांध से पोंग जलाशय मिलता है और पोंग जलाशय से इसको जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसको फ़ायदा कहाँ मिलता है? पंजाब और राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और फिर यहाँ से देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, बस इनको याद रखिए। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, राजस्थान। ठीक है, आप आगे देखिए, इधर कुछ और हैं। नरौरा गंगा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। नरौरा गंगा नदी, उत्तर प्रदेश। गांधी सागर, चंबल नदी, राजस्थान। सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गांधी सागर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी, गुजरात। गांधी सागर, चंबल, राजस्थान। सरदार सरोवर, नर्मदा, गुजरात। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ अभियान भी शुरू किया गया था, जो कि वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध कहाँ है? दामोदर नदी पर है, झारखंड में है। तिलैया बांध दामोदर नदी पर, झारखंड में। तो इतनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका केवल आप राज्य याद रखिए और किस नदी पर हैं ये याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज की क्लास समाप्त करने से पहले इन परियोजनाओं को हम एक मैप के द्वारा देख लेते हैं। तो चलिए मैप देखते हैं हम लोग कि मैप में इन परियोजनाओं को किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो इधर देखिए कुछ परियोजनाएं हैं जिन पर मैप में दर्शाया गया जिनको। तो चलिए सबसे पहला आपको मैंने देखा था टिहरी, हम लोगों को टिहरी मिला था। देखिए यहाँ पे टिहरी परियोजना है जो कि उत्तराखंड में है, तो आपने देखा भी होगा, यहाँ से यहाँ तक कैरी जो है उत्तराखंड का है। उसके बाद नरौरा जो है यहाँ नीचे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भाखड़ा नागल देखिए यहाँ पे सतलज नदी पंजाब में है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पंजाब में, सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए सलाल प्रोजेक्ट दिख रहा है, सलाल। तो ये सलाल जो प्रोजेक्ट है वो चिनाव नदी पर बना हुआ है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको याद करना भी होगा तो आप ये कोड याद कर लीजिएगा, बची, फिर सची, उसके बाद दुची। ध्यान दीजिएगा, बची, सची और दुची। ठीक है, मतलब बगलीहार चिनाब पे है, सलाल चिनाब पे है और दुलहस्ती चिनाब पे है। तो चिनाब नदी पर ये 3 परियोजनाएं प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, यहाँ देखिए सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। तो कहाँ पे है? ये गुजरात में है। देखिए यहाँ पे ये एरिया जो है, ये पूंछ यहाँ से निकलती है, यहाँ पे है सरदार सरोवर। जब हम लोग मैप करेंगे तो एक बार फिर इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, रिहंद परियोजना आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, महानदी पर है। यहाँ से जो महानदी जा रही है इसी पर हीराकुंड नामक बांध बनाया गया है। और हीराकुंड के बारे में मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि हीराकुंड जो है दुनिया का सबसे लंबा बांध है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसके मेन बांध की लंबाई है 4801 मीटर। ध्यान दीजिएगा, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। दुनिया का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा है। इसका मेन बांध जो है 4801 मीटर लंबा है और टोटल बांध की लंबाई जो है लगभग 25.8 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, लेकिन आप मेनली यही याद रखिए 4800 किलोमीटर लंबा इसका मेन बांध है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, यह आंध्र प्रदेश में है। और फिर एक देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और नीचे एक पेरियार बांध है जो कि केरला में है, पेरियार नदी पर। ठीक है, केरला में है पेरियार नदी में। मेट्टूर है कहाँ पर, कावेरी नदी पर। तो इस प्रकार से कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बांध हो गए और उनकी नदी हो गई, और उनका आपको एरिया भी मैंने दिखा दिया। इसे जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन सा बांध किस राज्य में है, आप इतना याद करिए, क्योंकि आप राज्य जानते रहेंगे तो वहाँ पे आप उनको आराम से दिखा सकते हैं। वैसे हम लोग मैपिंग में एक बार इनको पुनः देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर बंद करते हैं।